नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रह चुके कार्यालय और हमारे साथ मौजूद हैं वकील, एक पूर्व पार्षद और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, जो इस समय लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन पर्यावरणविद होने के नाते पेड़ पौधों से उनका नाता कुछ विशेष है। इसीलिए इन व्यस्तताओं के बीच में भी इनकी देखरेख और पानी के लिए यहां पर आए हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा का दामन थामने के बाद कैसा लग रहा है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे जगत मंगल से वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी नागौरी और कैमरे पे इस समय जो आप विजुअल्स देख रहे हैं उसमें अनुराग दादीज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं भाजपा पूर्व अध्यक्ष लादूलाल तेली से। सर, स्वागत है आपका भिलवाड़ा लोकवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं आप? भाजपा में वापसी हो गई आपकी? देखो, मैं भाजपा का था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा। और जहां तक वापसी की बात करते हैं और भाजपा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में आने की जो खुशी होती है वो कुछ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ठीक है, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा दुर्योग बना कि हमें किन्हीं कारणों से चुनाव प्रचार अलग से करना पड़ा। बाकी हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की है और वो रहने वाली है। आप लोगों को पहले जयपुर बुलाया जा रहा था, उसके लिए आप लोगों की टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार किया। कहा गया कि ढोल नगाड़े तक मंगा लिए गए थे सुबह के लिए, जोर शोर से आपको जयपुर में शामिल किया जा रहा था, लेकिन सुबह आते आते खबरें आई कि नहीं हो रहा ऐसा। क्या कारण रहा था उस समय? देखिए, कहा ना कि मैन प्रपोज और गॉड डिस्पोज। व्यक्ति योजनाएं बनाता है, लेकिन फाइनल जो है ना, निर्णय हो, चाहे काम हो, चाहे परिणाम हो, ईश्वर ही के हाथ ही होता है। आज भी वो बहुत बड़ी शक्ति है। ये बात सही है कि हमको सूचना मिली थी कि 23 तारीख को जयपुर जाना है, पार्टी में ज्वाइनिंग होने वाली है। हमने तैयारी भी की थी, लेकिन फिर रात को समाचार आया कि आपको 2-3 दिन नहीं जाना है। लेकिन मैं सोचता हूं वो जो घटना हुई या वो जो भी कांड रहा हो, बहुत अच्छा रहा है। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग को किसी ने रुकवाया है, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं, हम भी जाना चाह रहे थे, वो भी लेना चाह रहे थे, लेकिन कई बार ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। संगठन है, बड़ा परिवार है, तो उस दिन नहीं हो पाई। लेकिन आपने देखा कि हम जब जयपुर जाते, जयपुर भाजपा कार्यालय पर 4 निर्दलीय विधायकों ने ज्वाइनिंग हुई थी। ऐसे करीब 400-500 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन। जयपुर जाते तो क्या होता, 4 के साथ एक 5वां निर्दलीय विधायक, 5 निर्दलीय विधायक ज्वाइन हुए और हम जैसे कोई नाम ही नहीं आता। आपको पता है आजाद चौक जो भिलवाड़ा का हृदय है, और जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई 4 तारीख को हुई शायद, और 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए, राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश के सह प्रभारी जी आए, विजय राठकर जी, और पूरा भिलवाड़ा
जिला यहां पर था, जिले के सब विधायक थे, सांसद महोदय थे, जिले के पदाधिकारी थे, हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता थे। अब आप सोचिए कि वहां पर हमारी 50 लोगों के बीच में ज्वाइनिंग हो जाती तो उसका ज्यादा आनंद आता है, यहाँ आनंद आया ज्यादा है। अब यहाँ जितना जो ग्रेसफुल कार्यक्रम हुआ है, जितना सम्मानजनक कार्यक्रम हुआ है, इसकी कल्पना भी नहीं थी। तो ये भगवान की बड़ी कृपा ही है कि भगवान ने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना बना रखी कि भाई आपको ज्वाइनिंग जयपुर दिल्ली नहीं करनी है, आपको तो भीलवाड़ा के अंदर करनी है, जहां आपका परिवार रहता है, जहां आपका सर्कल है, जहां आपको देखना चाहते हैं, जहां आपको सुनना चाहते हैं, जहां आपके खुद के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी पार्टी हैं। तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने कुछ भी कह के, चाहे रुकावट डाली हो, चाहे रुकवाया हो, चाहे और भी कोई कारण रहा हो, तो मैं नहीं सोचता हूं कि ये किसी के रुकवाने से कोई रुका हो। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ये तय कर चुका है कि जो भी निर्दलीय है, निष्कासित है, निलंबित है, उन सबको पार्टी में लेना है, एक बात। और इसके साथ साथ आपने देखा है परिवार बड़ा है पार्टी का। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। और जब कांग्रेस के अंदर न तो नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है, तो अब जब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो ऐसे में हम तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। जब कांग्रेस ही आ रहे हैं जिनकी विचारधारा नहीं है, उनको भी हम ले रहे हैं, तो हमको लेने के लिए ये नीतिगत निर्णय हुआ था। इसलिए नीतिगत निर्णय के अनुसार हम आए हैं। हमने कोई ऐसा तो कोई किया ही नहीं है। हमने तो जो हमारा संगठन है और उसकी सोच थी, उसका आदेश था, उसके अनुसार काम किया है। दामोदर जी के अलावा किसको श्रेय देंगे आपका बीजेपी में वापसी का? देखो, दामोदर जी अग्रवाल तो चूंकि प्रदेश के महामंत्री भी हैं और यहाँ के सांसद के उम्मीदवार भी है, तो पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है। मैं उन्हीं को दूंगा और उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। यदि वो नहीं चाहते तो अभी नहीं होता, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद में जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है तो सारी शक्तियां वहां पर निर्भर हो जाती है और उसमें समाहित हो जाती है, क्योंकि जीतना उनको होता है। तो मैं सोचता हूं दामोदर जी एक संगठन के बहुत ही परिपक्व कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वैचारिक कार्यकर्ता हैं, संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत ही दूरदर्शी नेता है। इसलिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया और हमारे लिए हमारा पक्ष रखा, उन्होंने उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने हम सबके लिए जो किया है, निश्चित तौर पर हम पार्टी के लिए चुनाव में जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ में जोर शोर से लगेंगे और भारी मतों से जिताएंगे उनको। जनता और विपक्ष दोनों का ये मानना है कि पिछली बार जो जीत हुई थी 6 लाख से भी ज्यादा वोटों की और राजस्थान की सबसे बड़ी जीत, इस बार इतनी बड़ी जीत नहीं होगी क्योंकि सामने प्रतिद्वंदी जो सीपी जोशी हैं वो काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, सीपी जोशी जी 2009 में चुनाव लड़ा था और 14 तक रहे और आज उनको 15 साल होने को आ रहे हैं। और इस बीच में राजनीतिक तौर पर भी देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। भीलवाड़ा जिले में बहुत परिवर्तन हुए हैं और आज 2014 से लेकर जो 23 का है, ये जो कार्यकाल रहा है देश के अंदर मोदी जी का, और मोदी जी ने जो काम किए हैं और कांग्रेस की जो हालत है, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, कांग्रेस की क्या हालत है, उनको क्या वोट मिलेंगे, तो ये तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वोटों से की बात कर रहे हो आप। 6,12,000 से तो सुभाष जी जीते थे। ये कम से कम मैं बता रहा हूं आपको कि 8,51,000 वोट जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं सीपी जोशी जी, वो तो खुद ही नहीं आना चाह रहे थे। उनसे पहले दामोदर जी गुजर आ गए थे, उसके पहले और कोई आ रहे थे, लेकिन उनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, चुनाव लड़ने वाले ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि हम किसके सामने लड़ रहे हैं। ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाने का चुनाव है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इसलिए कांग्रेस का हर नेता, आप बताइए कौन सा बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है राजस्थान का? क्या गहलोत जी लड़ रहे हैं, क्या पायलट जी लड़ रहे हैं, या डोटासरा जी लड़ रहे हैं? क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये आज हमारे प्रदेश सदस्य लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं क्या? तो उनको सबको पता है। वसुंधरा जी तो विधायक हैं ऑलरेडी, तो फिर तो वो भी हैं विधायक जिनके नहीं, तो उनको तो माना हुआ है ना, उनको अभी चाहत जहां जरूरत हो वहां। उनकी कमजोर स्थिति, हम तो सत्ता में है ना, अभी केंद्र में भी सत्ता में है,
और हम राज्य में भी सत्ता में है, तो जहां सत्ता नहीं होती है तो वहां लाने के लिए ऐसे किया जाता है। वसुंधरा जी भिलवाड़ा आएंगी। देखो, ये संगठनात्मक विषय है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो क्या आप लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? मैं जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उसी दिन भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जी के साथ में हमारे पार्टी के विधायक अशोक जी कोठारी ने समर्थन दिया है, उनके साथ में और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में उसी दिन जिला कार्यालय पर जाकर हमने चर्चा कर ली है, बातचीत कर ली है और उसी दिन से लग गए हैं। और उसके बाद में कल मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल के साथ में दौरे पर था, परसों में मालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर था, आज वो हिंडोली के दौरे पर है, इसलिए आज मैं यहां हूं और कल से वापस उनके साथ में हूं। क्या कारण है कि चुनाव प्रचार प्रसार में जो दामोदर जी का चल रहा है बीजेपी का, उसमें पूर्व विधायक जो रहे हैं बीजेपी के, पूर्व सांसद जो या निवृत्तमान सांसद जो हैं, जो अभी भी सांसद ही हैं, और कालूलाल जी गुजर प्रचार प्रसार में नहीं दिख रहे हैं जितने दिखने चाहिए? देखिए, आप जिन जिन की बात कर रहे हो, मैं सुनी सुनाई बात भी नहीं करता हूं। मैं कल सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दामोदर जी के साथ में था, वहां के विधायक लादूलाल जी पितला साथ में थे, पूर्व विधायक डॉक्टर बी.आर. चौधरी साहब साथ में थे, रूपलाल जी जाट साथ में थे और इसके साथ में सांसद जी की बात करें तो कल सांसद जी हमारे साथ में थे। और परसों जो मालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा था तो परसों गोपाल जी खंडेलवाल साथ में थे और वहां के जो सारे वरिष्ठ नेता हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, वो साथ में थे, सुभाष जी बेड़ा साथ में थे मालगढ़। तो ऐसे में यदि आप एक नेता बता दो कि वो नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। आप जब मालगढ़ क्षेत्र में दौरे पे थे तो उदयलाल जी बडाना थे, कालूलाल जी गुजर थे, तो ऐसा एक भी नेता ऐसा नहीं है जो दामोदर जी अग्रवाल से असंतुष्ट हो। मैं कह सकता हूं कि पहली बार ऐसे जुझारू, संघर्षशील और संगठन को समझने वाले, कार्यकर्ता को समझने वाले और काम को समझने वाले ऐसे श्रेष्ठतम नेता को केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने टिकट दिया है, जिनकी एक अलग ही पहचान है, चाहे संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे कार्यकर्ताओं में हो। इसलिए निश्चित तौर पर जिले के सारे नेता, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक, सब संतुष्ट हैं और जोर शोर से लगे हुए। पहली बार इतना उत्साह है आम कार्यकर्ताओं और जनता में देखा है मैं, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार मैं उनके साथ में हूं। कुछ ही महीनों पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए और आपने विधानसभा चुनावों में एक नेता पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन 4 तारीख को आप उसी नेता के साथ एक मंच पर से नजर आए। तो आपको नहीं लगता कि जयंत वैष्णव और उसके परिवार को दुख हुआ होगा वो देख के? देखिए, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और हम पार्टी के हैं, पार्टी का मंच है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस किसी ने यदि कोई गलत किया है तो उसके लिए कानून काम कर रहा है, हम न्याय की बात करेंगे और हम उस बात के लिए कभी किसी समझौता नहीं किया है, ना करेंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। सजा देने का काम, जांच करने का काम प्रशासन का है, सजा देने का काम न्यायिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप होगा। और रही बात मंच की बात, एक साथ शेयर करने की बात, वो भी पार्टी के सदस्य हैं, मैं भी पार्टी का सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं, और इसलिए एक बार नहीं, आने वाले समय भी अनेकों बार हम साथ बैठेंगे तो पार्टी के नाते बैठेंगे, व्यक्ति के नाते मन मिलेंगे, बात करेंगे, सम्मान होगा, समाधान होगा, सहजता होगी, सरलता होगी, समन्वय होगा, तो बैठेंगे। क्या जयंत का परिवार जो है अभी भी आपके संपर्क में है? जयंत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई है उसमें हमारी ओर से जो मदद हो सकती है हमने की है और आगे भी करेंगे। आप खुद एक वकील हैं, तो क्या आपको कार्रवाई जो चल रही है, कोर्ट में भी केस होगा अगर है तो क्या उसके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों से साझा कर पाएंगे कि कोर्ट में केस है या पुलिस की जानकारी अगर आपके पास है अभी? जहां तक मुझे जानकारी है, जो इस मामले के आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है, वो भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं और चालान भी पेश हो चुका है और मुझे विश्वास है कि
पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने ये अपराध कारित किया है उनको सजा मिलेगी। चुनाव का जब प्रचार प्रसार चल रहा था और ये जब आदर्श आचार संहिता लगने वाली थी, उससे पहले आप लोगों द्वारा बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी स्टेशन चौराहे पर। उस समय आप लोगों के शब्द थे कि अभी चुनाव की आचार संहिता लग रही है, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें समायोजित किया जाएगा या इनकी देखरेख की जाएगी। तो वहां पर आपका मॉनिटरी से मतलब था। तो क्या इस तरह की कोई सहायता आपके द्वारा या अशोक कोठारी की टीम के द्वारा दी गई? जयंत की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी मामले। देखिए, उसमें जो भी मदद हमको करनी है उसके लिए न तो हमारे को किसी को उस समय इजाजत लेने की जरूरत थी, न आज है, न कल रहेगी, क्योंकि ये सब व्यक्तिगत मामला है। इसलिए वैसे भी हम करते हैं, वो तो हमारा कार्यकर्ता था तो उसके लिए हमें करनी है और करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आरोप सिद्ध होते हैं और अगर उसमें पता पड़ता है कि जो उस समय बीजेपी के प्रत्याशी थे जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे कोट अनकोट, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो क्या आप खुले मन से उनसे माफी मांगेंगे? देखो, उस समय जो निर्णय होगा उसकी बात करेंगे। कल्पनाओं के आधार पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। आप पर एक आरोप लगता है, कहा जाता है कि आप जब पार्षद बने थे तब आपने बीजेपी के पार्षद होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता को सभापति बनाने के लिए वोट दिया था और इसी कारण से उस समय दामोदर जी अग्रवाल ही सभापति नहीं बन पाए थे। इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं और यही कारण है कि सुभाष जी की मेहनत के बावजूद भी दामोदर जी शहर के सभापति नहीं बन पाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरोप राजनीति में लगते रहते हैं, सच्चाई सब जानते हैं। क्या सच्चाई है? कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट के साथ में, संकल्प के साथ में, विचारधारा के साथ में काम करता रहा हूं। मैंने कभी भी पार्टी के निर्णय से कभी अलग नहीं गया और जहां तक उस समय की बात है सारे नेता जानते हैं और सारी बातें कहीं कही है। आरोप किस कारण से लगाए जाते हैं राजनीति में ये भी आप जानते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने ऑफ द कैमरा ये बोला है। मैं तो कह रहा हूं कैमरे पे बोल के आमने सामने बैठ के बताया ना, सच को साबित करे। बाकी बोलने में क्या है, आंख से आंख मिला के बात के अनुसार सच क्या था, क्यों नहीं बन पाए थे उस समय दामोदर जी सभापति? देखिए, ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, मुझे ज्यादा याद नहीं लेकिन इतना सा याद है कि 23 मेंबर आए थे और कांग्रेस के 27 से 28 थे। तो ऐसे में बहुमत हमारे पास में नहीं था और जोड़ तोड़ की राजनीति थी और उसी से बनना था। तो ऐसे में सब प्रयास करते ही हैं, राजनीति में सब संभव असंभव वाली बात होती नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उस समय जब ऐसी बातें सुनी थी और ऐसी आरोप लगने की बात आई थी, तो मैंने जो हमारी पार्टी की व्यवस्था है, क्योंकि मैं भी अपने आप को, क्योंकि मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं छात्र राजनीति से काम कर रहा हूं, एबीपी में रहा हूं, युवा मोर्चे में रहा हूं, महामंत्री रहा हूं और जिलाध्यक्ष भी रहा हूं। तो मैं ऐसे छोटे मोटे आरोपों से डरता भी नहीं हूं। तो लेकिन मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरा जीवन खराब हो जाए, मेरी पार्टी के नेताओं की इज्जत खराब हो जाए या मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। और इस कारण से मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है और इसलिए पार्टी की व्यवस्था के अनुसार मैंने जिसको जो काम, एक आंतरिक व्यवस्था होती है और उसके अनुसार बता के और कह के दिया था कि ये हमारा वोट है, ये आपका है और आपका है और पार्टी के साथ है। आपकी और भाजपा से जो भिलवाड़ा के पूर्व विधायक रहे, उनकी दुश्मनियां कब शुरू हुई? हमारे उनसे कोई दुश्मनी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा भी होगा, अगर आपका चुनाव प्रचार प्रसार जब देखेगा तो बच्चा भी यही बोलेगा। अगर आप आज कैमरे पर ये बोलते नहीं है तो ये तो फिर आप उस समय झूठ है या अभी झूठ है? न तो मेरे आज से पहले कभी उनसे मनमुटाव रहा है, न कोई द्वेषता रही है और न ही मेरी नाराजगी रही है और न भविष्य में कभी रहेगी। मैं कह सकता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर
या राजस्थान में, हिंदुस्तान में मेरी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, न राजनीतिक तौर पर है, न सामाजिक तौर पर है, न और व्यवसायिक तौर पर है, क्योंकि मैं किसी को न तो अपना कॉम्पिटिटर मानता हूं और न ही मैं किसी को यूं मानता हूं कि ये मेरे कोई दुश्मन है। अगला कोई रखे तो उसका तो मुझे कोई मतलब नहीं है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, वरना मैंने कभी नहीं रही है, मैंने मेरे मुंह से कभी भी किसी भी नेता के लिए अपमानजनक बात नहीं कही है, गलत बात नहीं कही है। जो भी राजनीतिक तौर पर जो कोई बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र भी है, पार्टी का लोकतंत्र भी है, चुनाव भी होते हैं, चुनावी मंच भी होता है, पार्टी का मंच भी होता है, तो संयमित भाषा में सम्मानजनक तौर पर जो भी बात जहां रखनी हो वो जरूर हम रखते हैं, लेकिन कभी भी किसी का अपमान करने की नियत से, बदनाम करने की नियत से, जैसे कई लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए, मेरे लिए ऐसा उल्टा सीधा बोला, मैं नहीं बोलता, मैं जवाब नहीं देता। भाई ठीक है, तुम यदि सच हो जनता जान जाएगी, पार्टी भी जानती है ना। आज पार्टी के अंदर भी सर्वे होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, कई लोग होते हैं जो हर तरह की जांच भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो अब वो लोग क्या सोचते हैं, वो दुश्मनी क्यों रखते हैं, या दुश्मनी, मैं तो नहीं सोचता हूं कि मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। मैं तो सोचता हूं कि हमारी अच्छी मित्रता है, हम वर्षों से साथ रहे हैं, वर्षों से साथ काम करते आए हैं, और आगे भी अवसर मिलेगा तो करेंगे। विधानसभा चुनावों में आप निर्दलीय प्रत्याशी जो रहे और जो विधायक हैं भीलवाड़ा के, उनके सारथी बनकर रहे। हर कोई ये जानता है कि किस तरह से आपने उनका साथ दिया और उनको चुनावों में जीत दिलाई, उसमें पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। आप कैसे देखते हैं उनके काम को? आप क्या लगता है कि भीलवाड़ा में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं पिछले 100 दिनों में? देखिए, मैं उनका सारथी था, मैं कोई स्वार्थ को लेकर साथ नहीं था। स्वार्थ तो रहा होगा भीलवाड़ा का विकास, मेरा तो सोच रहा, स्वार्थ नहीं, कि भीलवाड़ा का विकास कैसे हो, और भीलवाड़ा में आम जनता की जो भावनाएं थी, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ये तो जन भावनाएं थी, ये परिणाम ऐसा आया। वरना मैं तो पहले भी था और आज भी हो, कल भी, लेकिन जनता की जहां भावनाएं होती है, परिणाम उसी से आते हैं। केवल एक पार्टी, एक नेता से परिणाम उलटफेर नहीं होते हैं। इसलिए जन भावनाएं लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, और इसलिए ये परिणाम रहे हैं। और वही जो दूसरी बात कह रहे हैं आप, अशोक जी, अभी उनको बने हुए 4 महीने के लगभग समय हुआ है, और 4 महीने में उन्होंने भीलवाड़ा में नगर परिषद हो, यूआईटी हो, और भी सारे डिपार्टमेंट है, उनके साथ में जिस तरह से अधिकारियों के साथ में बैठकर योजना बनाई है, काम को समझा है, काम को समझाया है, विकास के कार्यों पर बातचीत की है, और किस तरह से एक रोड में विकास का बन सकता है, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से बातचीत कर ली है। और आने वाले समय में जिस तरह से उनकी रुचि है और इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने बकायदा भीलवाड़ा शहर में पहली बार कोई विधायक ने कार्यालय खोला है, उसको व्यवस्थित तौर पर संचालित कर रहे हैं, और उनका मिलने का समय भी तय कर रखा है। कोई भी आएगा तो उससे क्या बात करनी, कैसे पेपर लेने, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आने वाले समय में जो एक आवश्यकता थी कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि मिले, जो जनता की समस्याओं को सुने, समाधान की ओर काम करे, समय पे करे और सकारात्मक रूप से करे, वो कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता लगी है, और आपने देख रहे होंगे भीलवाड़ा के अंदर कई सड़कें हैं, कई पार्क हैं, कई चौराहे हैं, चिकित्सालय हैं। आपको 10-20% तो आपको परिवर्तन नजर आने लगा होगा, मैंने तो देखा है, आप भी देखना। कहा जा रहा है कि आपको पार्टी में इसलिए लिया गया क्योंकि आपने दामोदर जी का हाथ थामा, और चुनाव के बाद अगर दामोदर जी हार जाते हैं या जीतते हैं, आपको फिर से पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि मुझे निष्कासित नहीं किया था। आपको निष्कासित नहीं किया था? हाँ, आपको 6 साल के लिए पार्टी में, हाँ, ये आप सब लोगों को जानकारी पूरी होती नहीं है, अखबार में कोई लिख देता है, कोई छाप भी देता है, कोई बोल भी देता है, पर हम सोचते हैं कि वो भी एक सामान्य मानव है, मानवीय भूल हो जाती है। हाँ, क्या मुझे निलंबित किया था। ठीक है। निलंबित ये
शोकाज नोटिस होता है, क्यों नहीं आपको निष्कासित कर दिया जाए, क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए? और जब 6 महीने में आपके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होते तो निलंबन अपने आप स्वतः रद्द हो जाता है। आपके ऊपर ही सिर्फ निलंबन था कि आपके हम साथ चारों लोगों को निलंबित किया गया था। अच्छा, ठीक है, तो पहले तो ये हमको निलंबित किया था, निष्कासित नहीं किया था। ठीक है। और आरोप ये में क्या कारण है फिर? तो लोगों को तो यही लगता है पार्टी से निकाला और फिर वापसी कैसे हुई? तो देखिए, ये राजनीतिक रूप से जो चर्चा मोटी मोटी जानकारी रखते हैं, बाकी टेक्निकली जो शब्द था वो मैं बता सकता हूँ आपको। निलंबित किया था, ठीक है, चारों को किया था। और निलंबन का अपने आप में ये होता है, चाहे कोई भी हो, शोकाज नोटिस टाइप होता है कि आपको ये आरोप लगाया है, क्यों नहीं आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ऐसा होता है। तो निलंबित किया था। वही दूसरी बात जो आपने कहा है कि दामोदर जी अग्रवाल नहीं जीते तो आपको निलंबित या निष्कासित कर दिया जाएगा। पहली बात तो दुनिया की कोई ताकत दामोदर जी अग्रवाल को चुनाव जीतने से और संसद में जाने से रोक नहीं सकती। और वो भीलवाड़ा जिले से, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। और पहले का रिकॉर्ड जो सुभाष जी बहेड़िया साहब का रहा है 6,12,000 से, मैंने कहा ना 8,51,000 से वोटों जीतेंगे वो। और आप भी और मैं भी यही हूं, देख लेना, भीलवाड़ा शहर नहीं जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो आम जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मैंने पिछले 35-40 साल में नहीं देखा। इसलिए वो तो जीतेंगे, संसद में जाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। और भी कई संभावनाएं हैं उनके लिए। संभावना से मतलब आपका मंत्री पद है? बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक और चीज कह दूं आपको कि आपने कहा कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लंबे समय से काम कर रहा हूं। ऐसा कोई नहीं होने वाला है। दादू जी, भीलवाड़ा में विकास की अगर बात करें अपन, चंबल परियोजना और सीवरेज कौन लाए? देखो, सीवरेज तो सरकार लेके आई। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार में आई, कौन सी? बीजेपी सरकार में वसुंधरा जी के टाइम से आई। और ब्रॉडगेज? ब्रॉडगेज भी बीजेपी के। देखिए, ब्रॉडगेज को भीलवाड़ा के लिए नहीं आया। ब्रॉडगेज की जो प्लानिंग हुई है, समय के अनुसार आज आबादी बढ़ती है, पैसेंजर बढ़ते हैं, ट्रेनें बढ़ती है, छोटी लाइन बड़ी लाइन होती है। तो ब्रॉडगेज हुआ तो कोई किसी पर्टिकुलर नेता ने कोई भीलवाड़ा में लाके तो डाल दी गया। जयपुर से हुई अजमेर, अजमेर से हुई भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो होनी थी। कुछ चित्तौड़ में जाना है, उदयपुर जाना है तो कोई बीच में तो डाल देंगे। तो ये कोई भीलवाड़ा के लिए कोई अकेले व्यक्ति ने काम किया हो, ऐसा नहीं है। और अटल जी के समय में मैं बता दूं आपको, देश की आजादी के बाद में स्वर्ण चतुर्भुज योजना अटल जी के समय में आई थी। और दुनिया के जब देशों में जाते हैं, हम देखते थे कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी सुंदर सड़कें हैं। और ये सरकार कांग्रेस ही नहीं कर सकती थी, कांग्रेसी नेता नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो हुआ। और ये ब्रॉडगेज का काम भी उस समय हुआ जब वीपी सिंह जी जो यहाँ के सांसद थे। ये भी देख लेना आप रिकॉर्ड, मुझे पता है, मेरे वो डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। सवाल ये है कि चंबल, सीवरेज और ब्रॉडगेज, इन तीनों योजनाओं परियोजनाओं का श्रेय आप किसको देते? किस सरकार को देते? सीवरेज का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय बनी थी और उसी समय लागू हुई थी, काम चालू हो गया था। और बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही है तो आपने देखा कि पूरे शहर के अंदर खड्डे खड्डे कर दिए और कितना सब कुछ रहा। और आपको पता है कि जितना अमृत योजना हो, चाहे सीवरेज का हो, जो भी पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है और ये उसी की देन है। और जहां तक आप कह रहे हैं चंबल का पानी, देखो एक सामान्य एग्जांपल बताऊं मैं आपको। जब परिवार बढ़ता है, बच्चे बच्ची होते हैं, सगाई शादियां भी करनी पड़ती है, तो रिश्तेदार भी आते हैं, समाज वाले भी आते हैं, परिवार वाले भी आते हैं, कहते हैं कि इसका रिश्ता वहां कर दो, इसका रिश्ता वहां कर दो। कोई लड़की बताता है, कोई सगाई करवा देता है, कोई शादी करवा देता है। अब कोई लड़की बताने वाला यदि ये कहे कि मैंने शादी कराई थी, कई बार तो हो जाती है, लेकिन चंबल का पानी की योजना 2003 में बनी थी और जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय एक प्लानिंग चालू हुई थी। और सबसे पहले चंबल के पानी
को भीलवाड़ा में लाया जाए, केवल भीलवाड़ा में, वो तो उसके बाद में जब चित्तौड़ भी चला गया, फिर अजमेर भी चला गया, कई जिलों में चला गया। तो अजमेर जब पानी जा रहा था तो उसको इधर बिशनपुर से वहां जा रहा था, तो जब बिशनपुर से पानी अजमेर आ सकता है तो फिर चंबल से पानी यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तो सबसे पहले योजना भीलवाड़ा के लिए बनी थी, वसुंधरा जी के समय बनी थी। ठीक है, इसको उस समय गति नहीं मिल पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बाकी ये सारा श्रेय उनके समय में लगा था। केवल बताते हैं एस्टीमेट बने थे उसके में, जब अपने सीपी जोशी जी थे उस समय, बाकी सारा काम कुछ एनओसी उन्होंने भी दिलाई है, मानते हैं इस बात को, लेकिन 90% काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। भीलवाड़ा में सीवरेज को सफल मानते हैं, असफल मानते हैं? देखिए, अभी सीवरेज भीलवाड़ा में काम चल रहा है, कई कॉलोनियों में, कई गलियों में अभी सीवरेज की लाइन डली भी नहीं है, और इसलिए ये तो आने वाले 2 साल बाद परिणाम आएंगे कि घरों में पानी भर रहा है या सड़कों के अंदर भर रहा है या सीवरेज के अंदर जा रहा है पानी, क्योंकि अभी टेस्टिंग भी कई हुए हैं, कई नहीं भी हुए हैं, अभी कई इसमें खामियां हैं, इसलिए अभी परिणाम में थोड़ी समय लगेगा। तो सीवरेज का पानी आज भी लोग के कई जगह सीवरेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी सीवरेज का पानी लोगों के पानी की पाइपलाइन में घुस चुका है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही संजय कॉलोनी में भी ऐसे ही हुआ, और भी कई कॉलोनी में ऐसा है जहाँ पानी की पाइपलाइन के अंदर सीवरेज का पानी घुस चुका है। तो ये सफल क्यों नहीं हो रही है? देखो, हर चीज में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हाथ होता है कि कौन सा काम सक्सेस है, कौन सा अनसक्सेस है, क्योंकि भीलवाड़ा का ये सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो, अब तक जो अफसर आए हैं या जो जनप्रतिनिधि आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनका विजन ऐसा नहीं रहा है जो किसी प्रोजेक्ट को या भीलवाड़ा शहर को पानी की समस्या से मुक्त करेंगे, सीवरेज की समस्या से मुक्त करेंगे, सफाई की समस्या से मुक्त करेंगे, ग्रीनरी करेंगे, अच्छे पार्क बनाएंगे, अच्छी नलियां बनाएंगे, नाले बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं, जो आ रहा जो कर देते थे। इसलिए अब सीवरेज की भी मॉनिटरिंग करने वाले जो नेता होने चाहिए थे, जो अधिकारी होने चाहिए थे, वो नहीं मिले, तो इसलिए कई खामियां हैं। आज पेयजल समस्या है, अब पेयजल समस्या है तो चंबल का पानी आया तो चंबल की लाइन डाल दी। ये सामने जो गली है इसमें दोनों साइड में लाइन डली हुई है, कुछ गलियां ऐसी जहां पर तीनों साइड 3-3 लाइनें डली हुई है। क्यों डली हुई है? क्यों कि अधिकारी तो जो समय की आवश्यकता होती है और मौके की जो स्थिति होती है उसको देख के काम कर देते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि सरकार का पैसा कितना खर्च हो रहा है, उनको इस बात से भी लेना देना नहीं होता है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। उनको तो ये होता है कि ये समस्या अभी आई है, अधिकारियों ने कहा है, नेताओं ने कहा है, इसका समाधान होना चाहिए, और इसलिए वो उस समय वैसा समाधान कर लेते हैं। और इसका परिणाम ये है कि आज जो 30 साल 40 साल पहले जो पाइपलाइन डली थी वो भी पड़ी हुई है, तो आज 10 साल पहले भी नई लाइन डाली है, तो आज के 6 महीने पहले भी लाइन डाली हुई है। तो इसलिए समुचित विकास के लिए एक अच्छी योजना बननी चाहिए। वो योजनाएं अब तक नहीं बनी है, और कुछ बनी है तो कागजों में बन के रह गई है, और कुछ लागू हुई है तो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाई है। इसलिए सीवरेज की भी समस्या है, चंबल के पानी की भी समस्या है, पीएचडी के पानी की भी समस्या है, क्योंकि समानांतर वितरण भी नहीं होता है। अभी भी आप देखो, भीलवाड़ा शहर के अंदर कई 50 करीब निजी कॉलोनियां हैं, उनमें पानी नहीं पहुंचा है। कुछ दूसरी कॉलोनियां हैं, यूआईटी की है, जयनगर परिषद की है, उनमें भी नहीं पहुंचा है। तो पानी तो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हवा, पानी तो सबका अधिकार है भाई, वो तो लेना ही चाहिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और अभी निर्णय लिया भी था। हो सकता है अब जल्दी ही इसका सभी कॉलोनियों में सभी लोगों को पानी मिलेगा। जिले के लोगों की 3 डिमांड है, शाहपुरा की रेलवे लाइन, ओवरब्रिज, और आपका तीसरा टेक्सटाइल पार्क। क्या दामोदर जी के जीतने के बाद यह तीनों मांगे मुराद पूरी होगी? देखिए, ये जो टेक्सटाइल पार्क है, भीलवाड़ा का हिंदुस्तान में दुनिया में नाम है, टेक्सटाइल सिटी है, मैनचेस्टर कहा जाता है। तो टेक्सटाइल पार्क तो लग जाना चाहिए था, लेकिन यह कांग्रेस की गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा के साथ में अन्याय ही किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भीलवाड़ा है, लेकिन टेक्सटाइल पार्क को
जोधपुर में ले जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा और इसी का परिणाम है कि ये वहां रुक गया। लेकिन मैं अब दावे के साथ में कह सकता हूं कि अशोक जी कोठारी भीलवाड़ा के विधायक हैं और दामोदर जी अग्रवाल जब संसद में बैठेंगे तो पहला प्रश्न उनका यह होगा, और उसके लिए जो होमवर्क करना चाहिए, राजस्थान सरकार की ओर से भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बने, इसका जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाना चाहिए, वो पहला प्रस्ताव मुझे विश्वास है कि वो जाएगा और बहुत जल्दी भीलवाड़ा को ये सौगात मिलेगी कि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क मिलेगा, जो भीलवाड़ा की टेक्सटाइल वासियों की बहुत ही पुरानी मांग भी है और आवश्यकता भी है। और इसी के साथ में जो आपने कहा है कि शाहपुरा में रेलवे लाइन, शाहपुरा और मांडल और करेड़ा और भीम, देवगढ़, राजसमंद, ये पहले वर्षों पहले सर्वे हुआ था और इधर से जहाजपुर होते हुए टोंक देवली का है। अब मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? मैं किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाह सकता, लेकिन अब आने वाले समय में भीलवाड़ा के अंदर जब दामोदर जी अग्रवाल जैसे एक परिपक्व राजनेता जो कार्यकर्ता से उठे हैं, जिनकी विकास की बहुत अच्छी सोच है और उनका विजन है और मन में उनके काम करने की इच्छा शक्ति है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह काम भी जल्दी ही पूरा होगा और गति पकड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे हो गए और ऑब्वियसली बात है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपके बतौर तो वो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे। कौन से 5 काम आप मुझे बता देंगे जिसका फायदा भिलवाड़ा की जनता, आम जनता को हुआ हो? देश के लेवल पर आप राम मंदिर बना देना या ट्रिपल तलाक या जम्मू कश्मीर में 300, ये सब हटा देना, भिलवाड़ा के एक आम नागरिक को फायदा हो, ऐसे कौन से 5 काम भिलवाड़ा में लागू हुए हैं पिछले 10 सालों में, लागू जो हुए? ये जो आपने प्रश्न किया है भारत सरकार से संबंधित है, प्रधानमंत्री जी से संबंधित है, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित है। एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं जिसका लाभ भीलवाड़ा की जनता को मिला है। आप चाहे उज्ज्वला की देखिए, ऐसी हजारों लाखों महिलाएं थी जो सुबह शाम उठकर वो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, धुआं आता था, आंखें खराब हो जाती थी, स्वास्थ्य खराब हो जाता था, कई बीमारियां हो जाती थी। तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन से उनको ये लाभ मिला है, आज वो बीमारी से मुक्त हुई है। और इसी के साथ में हमारी माताएं बहनें जो सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती थी कि कब शाम हो और कब हम सोच के लिए जाएं, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उन माता बहनों की भावना को समझा है, उनकी आवश्यकताओं को समझा है और हर घर में शौचालय बने। कहने में बात बहुत बड़ी छोटी हो सकती है, शौचालय क्या, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा काम हुआ है कि आज जो माताएं बहनें चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, आज उनकी समस्या का समाधान हुआ है। उनको किसी तरह से कोई बेइज्जत नहीं होना पड़ता है, लज्जित नहीं होना पड़ता है और शाम ढलने का इंतजार नहीं करना पड़ता है कब अंधेरा हो और कब ये हम इसके लिए जाएं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास, पहले प्रधानमंत्री आवास गिनती के आया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको दिया जाए। अब कोई योजना काउंटिंग में नहीं बनती है कि 5000 गैस कनेक्शन दिए जाए या 5000 प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए या 5000 पेंशन लागू की जाए। जितने भी उसके लिए टाइटल रखते हैं, इन टाइटल हैं, उन सबको मकान दिए जाएं, शौचालय बनाए जाएं, सफाई और स्वच्छ के लिए किया जाए, उज्ज्वला के कनेक्शन दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस देश का 80% किसान गांव में रहता है और खेती पर निर्भर है, तो जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए किसान को कैसे पड़ा, लेकिन उसका दूसरा रास्ता निकालते हुए आज किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, उसके लिए उन्होंने रेटें बढ़ाई है, समय पर उनकी बिक्री होती है, किसान को पैसा मिलता है और किसान अपने खेत में कौन सी फसल कब बोए, कौन सा पानी ठीक है वहां के लिए, कौन सी फसल बो सकते हैं, कौन सी मिट्टी ठीक है
और उसका टेस्ट करके मृदा जो परीक्षण किया जाता है उससे उसको अच्छा लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों को 6-6 हजार रुपये मिलती है साल की, और उसके कारण आम किसान के खाते के अंदर सीधा पैसा जाता है। और आपने देखा होगा, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, पहले एक पेंशन को लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, सरपंच के पास जाना पड़ता था, या फिर सचिव के पास जाना पड़ता था। और जब वो 1,000 रुपए की माना की पेंशन थी, तो 1,000 रुपए की पेंशन के लिए उसको 10 बार चक्कर लगाना पड़ता था, और उसमें से भी 200-300 रुपए 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तब जाके उसको मिलती थी। डीबीटी स्कीम के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है ट्रांसफर, डीबीटी, उसके अनुसार उनको एक ही दिन में, 1 मिनट में, 1 बटन में उनको सीधा लाभ मिलता है। सारी पेंशन समय मिलती है, किसान सम्मान निधि मिलती है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जिसका भीलवाड़ा सहित हिंदुस्तान की सरकार, क्योंकि जब भारत सरकार कोई योजना बनाती है, जब मोदी जी कोई योजना बनाते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए, एक जिले के लिए, एक समाज के लिए, एक क्षेत्र के लिए बनाते हैं। इसलिए भीलवाड़ा जिले के लाखों लोगों को भारत सरकार की, मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाओं का लाभ मिला है जो उससे पहले कभी नहीं मिला। भीलवाड़ा में संघ बहुत मजबूत माना जाता है, इसीलिए कई लोग छोटा नागपुर कह देते हैं। ऐसी जगह पर कांग्रेस के नेताओं की क्या आवश्यकता पड़ गई बीजेपी को? कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कांग्रेस को भाजपा की आवश्यकता पड़ी उन नेताओं को। और उन भ्रष्टाचारियों को ले लिया गया, भ्रष्टाचारियों को लिया। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार रही है। देखिए, कोई एक बार अपराध कर देता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का अपराध हो, चाहे और कोई अपराध हो, पहला तो ये कि साबित करने वाली बात होती है। दूसरा ये है कि ये विषय मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी का निर्णय होता है, प्रदेश का नेतृत्व निर्णय होता है, केंद्र का निर्णय होता है। तो ये जो कुछ निर्णय होते हैं उनके स्तर पे होते हैं, और इसलिए उन्होंने क्या सोच के लिया है। और पार्टी परिवार है, और कोई पार्टी के अंदर आना चाह रहा है, उनकी नीतियों से नाराज होकर आ रहा है, नाखुश होकर आ रहा है, और हो सकता है तो देखो राजनीति है, तो राजनीति के अंदर तो आना जाना चलता रहता है। मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी अब की बार 400 बार। दामोदर जी भी जीत फूल रहे हैं। कमल का जिंदाबाद। हाँ। दामोदर जी भारी मतों से जीत रहे हैं। विधायक जी भाजपा में आ गए। विधायक जी भाजपा में समर्थन दिया है, क्योंकि टेक्निकली आ नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब आ गए हैं, वो एक तरीके से पूरे मन से लग रहे हैं। हाँ। और दिलो जान से लग रहे हैं। हाँ। और भीलवाड़ा शहर जिले की जनता, सभापति भाजपा का है, सभापति जी भाजपा के हैं, सब कोई भाजपा का है। तो 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे तो क्या उसके 1 साल के अंदर भी एलिवेटेड रोड या ओवरब्रिज का काम भीलवाड़ा में शुरू हो पाएगा क्या? 1 साल की बात मत करिए आप, 1 साल में पहले से शुरू हो जाएगा। क्या एस्टिमेट बन चुके हैं, टेंडर होने वाले हैं, और अलग से अधिकारियों को यहाँ बुला के, और ऐसे कई जो जानकार हैं उनको बुलाकर उस बारे में बहुत अच्छे तरह प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए और ब्रिज भी बनेंगे, एलिवेटेड रोड भी बनेंगे, अजमेर जो पुलिया है वो भी चौड़ी होगी, और भी शहर के विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात को लेकर, या जनसंख्या और ट्रैफिक की समस्या को लेकर जो भी हम देख रहे हैं आज, आने वाले समय में आपको ये समस्याएं नहीं, आपको समाधान के रूप में जो भी आप कह रहे नजर आएंगे। चलिए, आखिरी बार अगर आप हमारे साथ जो जनता जुड़ी उनसे अपील कर सके कि 26 तारीख को मतदान जरूर करें, इसकी अगर आप अपील जनता से कर सकें। देखिए, हम भारतवासी हैं, और भारत का संविधान और लोकतंत्र दुनिया का सबसे महानतम और बड़ा संविधान कहा जाता है। और देश के लोकतंत्र की जो दुनिया में इज्जत है, उसको हम सब मानते भी हैं और जानते भी हैं। लोकतंत्र हम सब का है और त्योहार है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस उत्सव को, त्योहार को तभी मनाना सार्थक होगा जब हम सब मिलकर परिवार सहित मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान कोई सामान्य चीज नहीं होती है। ये हमारे लिए, देश के लिए, विकास के लिए
देश की सुरक्षा के लिए, देश के सनातन के लिए, सबके लिए आवश्यक है। और हमारी भावनाएं हम पहुंचाएं और हमारी पसंद का नेता चुनें, इसके लिए आवश्यक है। जब हम अपनी पसंद का नेता चुनेंगे तो विकास भी होगा और देश भी मजबूत होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो ये थे लादूलाल तेली, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बात और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए खुला है, उसमें अपनी राय दें। हमारे साथ मौजूद थे जगत मंगल से वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी नागौरी, कैमरे के पीछे थे अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी। हेलो।